हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ एंड अगर आपने ये वीडियो चलाई है मतलब आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं जिसके बोर्ड एग्ज़ाम्स या फिर स्कूल एग्ज़ाम्स टर्म 1 के स्टार्ट होने वाले हैं या मोस्ट प्रोबेबली कई स्कूल्स में स्टार्ट हो भी चुके हैं। सो ये वीडियो मैंने बनाई है एक लास्ट मिनट टिप्स देने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या बेस्ट होगा आपका, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आया है तो आपको किस तरीके का पैटर्न होना चाहिए, आपका स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए, एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम से पहले क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, एक रफ सा मैं आपको गाइड करूँगी। ये वाली टिप्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के टाइम में। सो आई एम श्योर ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या फिर चल भी रहे हैं तो भी आप फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए ये वाली वीडियो यूज़ कर सकते हैं, ये वाली टिप्स फॉलो कर सकते हैं टू गेट एन एज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द कॉन्फिडेंस जो आपको एग्जाम्स के लिए चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रिपरेशन, आई थिंक सबकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होएगी। अगर कोई भी डाउट है, मन में कोई भी विचार आ रहा है, इस समय कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो छोड़ दो, भूल जाओ उसे, अपनी तैयारी पे फोकस रखो। ठीक है, ये मत सोचो कि क्या करना है, आगे कितने चैप्टर्स बचे, जो भी चैप्टर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। एटलीस्ट इतना विश्वास रखो कि आपकी तैयारी पूरी है। ठीक है, सो सेकंड थिंग, आपका जो एक पैटर्न, पेपर पैटर्न आपने देखा एमसीक्यू पेपर है। ठीक है, तो एमसीक्यू पेपर के लिए अगर आपका बोर्ड का पैटर्न है तो आपने देखा होगा कि आपको किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ABCD जहाँ लिखा होगा उसके साइड पे भी एक बॉक्स होता है जहाँ आपको एनसर्कल करना है, जहाँ आपको आंसर करना है व्हाट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। मान लो आपका ऑप्शन C करेक्ट है तो आप C को सर्कल करोगे OMR शीट पे और उसके साथ में C साइड पे भी लिखोगे, छोटी सी स्पेस बनी होगी जहाँ पे आप ABCD ऑप्शंस लिखोगे। आई होप सबको क्राइटेरिया पता हो, ये वाला क्राइटेरिया चल रहा है, इस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आपने स्कूल के भी पेपर इसी तरीके से अटेम्प्ट करे होंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि आपको किस तरीके से चलना है, कैसे आपका टाइम ड्यूरेशन आपको पता है 1.5 आवर्स का आपका पेपर होगा। आपका सिलेबस, आई होप सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको क्लियर हो। ठीक है, अब क्या है, 15 मिनट 15 मिनट्स आपको स्टडी टाइम दिया जाएगा सिर्फ रीड करने के लिए। रीडिंग टाइम आपका 15 मिनट स्टार्टिंग का रीडिंग टाइम होगा। ये सब टिप्स आपको ऑलरेडी पता होंगी, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। मैं सिर्फ एक बार गाइड कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनको अवेयर नहीं है इस बारे में। देन विल कम टू द टिप्स ऑल्सो। सो 15 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम होगा जिसमें आप सिर्फ सारे इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन पेपर के रीड कर सकते हो। ठीक है, वो वाला एक्सक्लूसिव टाइम होगा जो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, आपका उस समय माइंडसेट कुछ अलग चल रहा होता है, आपके दिमाग में सारे थॉट्स सारे होते हैं, सब कुछ आपके दिमाग में उस पेपर से रिलेटेड घूम रहा होता है। तो आपका वो वाला टाइम बहुत क्रूशल है जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट कर देते हैं या फिर कहीं और लगा देते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड फॉलो कि आपको जब 15 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाए, आप पेपर की इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली पढ़ो, बहुत अच्छे से उनको समझने की कोशिश करो ताकि आपका नेक्स्ट 1.5 आवर्स बहुत सही तरीके से बीते। सो दिस वुड बी द फर्स्ट टिप, रीड योर पेपर रियली केयरफुली। हो सकता है कुछ माइनर इंस्ट्रक्शंस में हो जो आपने अभी तक फॉलो नहीं किया हो और आप मिस आउट कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो 15 मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़नी है। कमिंग टू द सेकेंड टिप, सो द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द पेपर पैटर्न। आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, अभी तक आप जितने भी एग्जाम्स देते आ रहे हो मोस्टली देवर सब्जेक्टिव, तो आपका माइंडसेट वैसे बना हुआ है, सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बना हुआ है। नाउ द क्राइटेरिया इज़ टोटली डिफरेंट। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की तैयारी करनी है तो आपका थोड़ा सा डिफरेंट वे ऑफ स्टडी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस समय, क्योंकि आपके एग्जाम्स जस्ट आने वाले हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट का नेक्स्ट पेपर है आप बुक्स उठाओ और NCERT, स्पेसिफिकली NCERT पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज इस बार का पेपर 100% NCERT बेस्ड ही आएगा। ठीक है, पेपर्स अभी भी, पिछले पेपर्स भी आप देखोगे CBSE के तो NCERT बेस्ड ही होते हैं, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली वो NCERT के छोटे छोटे पॉइंट्स उठाएंगे और उनमें से क्वेश्चंस पूछेंगे, ये सर्टेन बात है।
ठीक है। तो अभी आपका ये वाला टाइम क्या है, आप सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स जितने अच्छे से पढ़ सकते हो, जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, अगर मैथ्स का है तो ऑब्वियसली आप तैयारी करोगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की, बट अगर बाकी कोई भी सब्जेक्ट है तो क्या करोगे आप, एनसीईआरटी बहुत बहुत अच्छे से करके जाओगे। यू विल फॉलो एनसीईआरटी थरोली, ताकि एक एक सेंटेंस में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आता हो। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी इस समय अच्छे से करनी है। द थर्ड थिंग इज़ कि आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका उस समय बहुत मैटर करेगा। तो आपको क्या करना है, गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होते हैं कि आप घर की सेटिंग में, स्कूल का जो भी आपका एग्ज़ाम है वह घर की सेटिंग में देते हो। ठीक है, अब क्या है, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, 1.5 घंटा बैठो एक सीट पे, एक कोई भी पेपर दो। बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो, जिनका मैं लिंक भी अभी डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। कुछ ऐसी साइट्स जहाँ से आप मॉक टेस्ट कर सकते हो, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको, हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल है ईजिली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो 1.5 घंटे का पेपर बैठ के करना है। कहाँ पे, अपने रूम में नहीं करना, जहाँ आप नॉर्मली बैठते हो वहाँ नहीं, और कोई भी जगह। उसका रीज़न है, उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है जो मैं बताने वाली हूँ। बच्चे, एक चीज़ होती है इन्विजिलेटर मोड, मतलब आप जब सेम चीज़ घर पे बैठ के करते हो और सेम चीज़ आप जब स्कूल में करते हो या फिर एक एग्जामिनेशन हॉल में करते हो, आपका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। कभी कभार ऐसा होगा कि आप कोई एग्ज़ाम देकर आओ, ठीक है, आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए थे, आपने एक एग्ज़ाम दिया, आपको कोई आंसर नहीं आ रहा था, उस समय छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही आप घर गए, रास्ते में आपको याद आया, अरे हाँ ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर था। ऐसा अक्सर होता होगा। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, हमारा एक अलग माइंडसेट होता है। ठीक है, हम एक पैनिक वाली सिचुएशन में होते हैं, बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर, जो कुछ आंसर्स हमें आते हुए भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जब आप ये वाला पेपर घर पे बैठ के देंगे, एक मॉक टेस्ट 1.5 घंटे का, कोई भी दूसरी सेटिंग में, मान लो आप जहाँ बैठते हो उसके अलावा कोई और जगह बैठ के, कोई घर का कोना पकड़ लो जहाँ बैठ के 1.5 घंटे का वो पेपर दो, या फिर ज़्यादा बेटर होगा अपने फ्रेंड के घर जाकर दे सको या कोई रिलेटिव के घर, बस एक अलग सेटिंग में आपको वो पेपर देना है, ताकि आपका वो जो इन्विजिलेटर मोड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो पैनिक सिचुएशन एक नए एनवायरनमेंट में पेपर देने की होती है, उससे आप गुजर पाओ। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट यू शुड फॉलो। एक यूज़फुल टिप है कि कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उस एग्जामिनेशन हॉल वाली सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल टिप रहेगी कि अगर आप इस तरीके से मॉक टेस्ट दोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, स्पेशली अगर आप 10th या 12th में हो, दैट वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स, अब जितना आपने तैयारी कर ली, बस अब रुक जाओ, अब सिर्फ मॉक टेस्ट करने की बारी और एनसीईआरटी थैरोली पढ़ने की बारी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th में हो, 10th में, 11th या 12th। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं और एग्ज़ाम पूरा पेपर मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन जो आपका है, आपको इसकी सीरियसनेस समझनी है, लेकिन इसके साथ साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हो, पैनिक में हो और कुछ भी पढ़े जा रहे हो, प्लीज़ ऐसे नहीं करना है। अक्सर एग्ज़ाम्स में ऐसे हो जाता है, दूसरे फ्रेंड्स को हम कॉल करते हैं, उनका कुछ सिलेबस हुआ होता है, हमारा कुछ सिलेबस हुआ होता है, हम बहुत पैनिक वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। आई एडवाइस यू कि अगर आप वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हो जिन्हें प्रॉब्लम होती है दूसरे का देख के, यार कितना हो गया कितना नहीं हुआ, तो सिलेबस की बात ही मत करो। ठीक है, तो आप जितना डिस्कस करोगे ना ये वाली चीज़ को कि आपका क्या सिलेबस चल रहा है, कितना दूसरे का चल रहा है, तो आप एक पैनिक वाली सिचुएशन में पहुंच जाओगे, जो हमें नहीं करना। जो हमें नहीं करना है, एक पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें पूरे टाइम मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारा जो भी एग्ज़ाम है वो बहुत काम वे से जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम पैनिक वाली सिचुएशन में आ जाए और वो हमारी पढ़ाई के साथ इंटरफेयर करे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आपको क्या करना है, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड थ्रू आउट दी एग्जाम्स रखना है। वैसे भी रखते हैं, ठीक है, जनरली भी लाइफ में रखना चाहिए, बट एग्जाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा और ध्यान रखना है हमें। ठीक है, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नेगेटिव बात बोलनी है, हमें बिल्कुल भी ऐसी कोई बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कुछ बुरा वाला बोल के जाते हैं, जस्ट डोंट बॉदर करना छोड़ दो। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा इस तरीके से। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको क्या करना है, इस समय अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि
क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी असर नहीं करने देना है। प्लीज़, अगर जो लोग फास्ट फूड्स या फिर इसके शौकीन हैं मेरी तरह, सो प्लीज़ डू नॉट फॉलो दैट, ठीक है। अभी एकदम कुछ भी बाहर का खाना पीना छोड़ दो सिर्फ कुछ दिन के लिए, ठीक है, ताकि आपकी हेल्थ किसी भी वजह से कोई भी चीज़ भगवान ना करे कि आपको कुछ हो जाए, कोई डिजीज़ कुछ भी ऐसा ना हो, थ्रू आउट द एग्ज़ाम्स ना हो, ठीक है। इसलिए अच्छा खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ, ठीक है, हेल्दी रहो, ट्राई करो कि बीच में ब्रेक्स लेते रहो पढ़ाई के, ताकि आपका एक बॉडी का जो लेवल है वो ऑप्टिमम रहे, मेंटेन होता रहे, ठीक है। पानी पीते रहो, बहुत ज़्यादा पानी पीते रहो, दैट इज़ अ वेरी गुड टिप दैट यू शुड फॉलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड डू शेयर योर फीडबैक, आपको कैसे लगा, कुछ भी यूज़फुल लगा हो इसमें से तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। सो वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।